कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। दुख, चिंता और परेशानियां किसके जीवन में नहीं हैं, लेकिन कई मर्तबा कुछ ऐसा घटित होता है जो शुरू में हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसमें इतनी खुशियां छिपी होती हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते। आज की कहानी एक ऐसे ही पति पत्नी की कहानी है। प्रस्तुत है अंग्रेजी के कथाकार T.S. आर्थर की कहानी एन एंजल इन डिस्गाइज की हिंदी प्रस्तुति खुशियों का फरिश्ता। आलस, बदपरहेजी और दूसरी बुरी आदतें किसी को नहीं छोड़ते। इन्हीं की वजह से आज एक मां का मृत शरीर झोंपड़ी में पड़ा था और अनाथ हो गए बच्चे उसके चारों तरफ बैठे थे। शराब के नशे में चूर वो अपनी झोपड़ी की देहरी पर गिर गई थी और बदहवास 3 बच्चों के सामने ही उसने दम तोड़ दिया था। किसी भी आदमी की मौत उसकी बुराइयों को पीछे हटाकर हमारी मानवीयता को आगे ले आती है। इस औरत से लोग घृणा करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी बुराइयां करते थे। अब जब उसकी मौत हो चुकी थी, घृणा की जगह दया और गुस्से के स्थान पर दुख सबके मन में उभर आया था। पड़ोस के लोग जल्दी से उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास इकट्ठा हो गए जहां वो औरत अपने बच्चों के साथ सर्दी और गर्मी की ऋतुओं में सिर छिपाती आ रही थी। कुछ लोग शव के ऊपर डालने के लिए कपड़े लेकर आए थे, तो कुछ तीनों भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर पहुंचे थे। इन बच्चों में जॉन सबसे बड़ा था और उसकी उम्र 13 साल की थी। जॉन किसानों के साथ काम करके छोटी मोटी कमाई कर लेता था। केट 10-11 साल की रही होगी। वो तेज लड़की थी और अगर उसकी अच्छी देखभाल होती तो वो काफी कुछ कर सकती थी। सबसे छोटी मैगी थी जिसकी हालत सबसे नाजुक थी। वो हमेशा ही बीमार रहती थी। 2 साल पहले वो खिड़की से गिर पड़ी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। तब से वो बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। उसकी माँ ही अपनी बाहों में उसे उठाकर इधर उधर ले जाती थी। लोगों के सामने अब सवाल ये था कि इन बच्चों का क्या किया जाए। मरी हुई मां को तो जमीन में दफना दिया जाएगा और फिर उसकी कोई चिंता गांव वालों को नहीं होगी, लेकिन बच्चों को तो भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। समस्या पर गंभीरता से सोचने और अपनी पत्नी से बात करने के बाद किसान जोन्स ने कहा कि वो जॉन को रखने के लिए तैयार है। इसी तरह मिसेस एलिस कैटी को ले जाने के लिए तैयार हो गई। वो बहुत दिनों से किसी लड़की को ढूंढ भी रही थीं जो कामकाज में उनका हाथ बटा दे। उनका कहना था कि वो बच्चों के भले के लिए ये सब कर रही हैं और ना कैटी को तो काम करने लायक बनने में अभी कई साल लगेंगे। उन्होंने कहा, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन अब कैटी को ले जाने के लिए और कोई तैयार नहीं है, इसलिए मुझे ही उसे ले जाना पड़ रहा है। मुझे पता है वो शैतान लड़की है और किसी की सुनती नहीं, लेकिन उसे अनुशासन तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन छोटी मैगी को अपने साथ ले जाने की बात किसी ने नहीं की। लोग उसकी कमजोर काया पर दया की दृष्टि तो डाल रहे थे और परेशान भी थे, लेकिन उसे साथ ले जाने के लिए राजी नहीं थे। कुछ माएं गर्म कपड़े लेकर आई थीं और उन्होंने मैगी के गीले कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए थे। मैगी उदास बैठी आशा के साथ लोगों को देख रही थी। लोगों के दिल उसे देखकर भर आए, लेकिन सवाल यही था कि बिस्तर में पड़े बच्चे को कौन ले जाए। एक बूढ़े से जब पूछा गया कि इसका क्या किया जाए, तो उसने कहा, करना क्या है भाई, इसे अनाथालय पहुंचाना ही ठीक रहेगा। किसी को भी उसकी चिंता तो है नहीं। किसी ने कहा, अनाथालय बीमार बच्चे के लिए अच्छी जगह नहीं है, वहां पहले से ही बहुत दुख हैं। एक दूसरे आदमी ने कहा, देखो भाई, इस बच्ची की बात अलग है। इस बेचारी के लिए तो अनाथालय अच्छा ही साबित होगा। इसे साफ सुथरा रखा जाएगा, अच्छा खाना मिलेगा और दवा वगैरह भी तो मिलती रहेगी। कम से कम इसकी पुरानी दिनों जैसी हालत तो नहीं रहेगी। बात में व्यावहारिकता तो थी, लेकिन इसे स्वीकार कर पाना आसान नहीं था। मौत के अगले दिन उस औरत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहुत लोग तो जमा नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी ये काम किसी तरह निपटा दिया गया। किसान जोन्स ने इसके बाद बड़े लड़के जॉन को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे अपने साथ ले गया।
वो इस बात से खुश था कि उसने अपने हिस्से की भलाई कर दी है। मिसेस कैट ने एलिस से कहा, जल्दी से अपनी बहन से विदा ले लो, अब हमें यहां से निकलना है। दोनों बहनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन मिसेस एलिस ने उन्हें ढंग से एक दूसरे से बात तक नहीं करने दी। सभी लोग एक के बाद एक जल्दी जल्दी झोपड़ी से बाहर निकल गए। कुछ लोग दया की दृष्टि से मैगी को देख रहे थे और कुछ उसकी अनदेखी करते हुए बाहर निकल रहे थे। सब जा चुके थे और वो अब अकेली थी। झोपड़ी के दरवाजे के बाहर अब केवल बढ़ई का काम करने वाला जो थॉम्पसन खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी झोपड़ी से बाहर निकल रही गांव के लोहार की बीवी से कहा, इस बच्ची को इस तरह छोड़ देना मानवता नहीं है। जो की बगल से निकलते हुए लोहार की पत्नी ने कहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो इसे अनाथालय में छोड़ आओ, अब इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। जो थॉम्पसन कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा। वो परेशान सा था और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कुछ सोचा और फिर झोपड़ी के अंदर चला गया। मैगी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सीधा किया था और वो अपने बिस्तर पर बैठ गई थी। वो खाली दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से एक के बाद एक सभी लोग चले गए थे। उसकी आंखों में आतंक और डर दिखाई दे रहा था। जो थॉम्पसन को देखकर वो अपनी सांस पर काबू करते हुए बोली, ओह मिस्टर थॉम्पसन, मुझे यहां अकेले छोड़कर आप मत जाना। जो थॉम्पसन बाहर से कठोर और उज्जट सा दिखाई देता था, लेकिन अभी भी उसके दिल में कुछ कोमलता बची हुई थी। उसे बच्चे अच्छे लगते थे। जब उसकी दुकान में कोई बच्चा आता तो उसे अच्छा लगता था। वो उनकी गाड़ियों और स्लेज की मरम्मत बिना कोई पैसा लिए कर देता था। बच्चे इसी बहाने कुछ पैसे बचा लेते थे। मैगी की करुण पुकार सुनकर थॉम्पसन उसके बिस्तर के पास गया। मैगी को देखते हुए उसने अपनी आवाज में कोमलता लाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसने मैगी को पड़ोसियों के लाए हुए कपड़ों में लपेटा और अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वो उसे उठाकर बाहर ले आया। उसके सामने अब एक लंबा सा खेत था जिसकी दूसरी तरफ उसका घर था। जो थॉम्पसन की पत्नी के कोई बच्चा नहीं था। वो कोई दयालु और संतों जैसी महिला भी नहीं थी। दूसरों की भलाई के लिए अपने ऐशो आराम में जरा सी भी कमी उसे बर्दाश्त नहीं थी। जो को अच्छी तरह से पता था कि घर पहुंचने पर उसकी पत्नी उसके साथ कैसा व्यवहार करने वाली है। जो की पत्नी ने उसे खिड़की से घर की तरफ आते हुए देख लिया था। वो दरवाजे के पास आई और उसकी तरफ देखने लगी। उसके चाल ढाल को देखकर ही लग रहा था कि वो गुस्से में है। जो ने मुख्य गेट को खोला और अंदर आ गया। उसे लग रहा था कि उसके हाथों में एक अनमोल खजाना है। उसने बीमार बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बच्ची के अंदर की कोमलता ने उसकी भावनाओं में प्रवेश कर लिया था। उन दोनों को ही प्यार और ममता के बंधन ने आपस में बांध दिया था। दोनों ने ही जीवन में पहली बार ऐसा प्यार महसूस किया था। तभी उसकी पत्नी ने रूखी आवाज में कहा, तुम्हारे हाथों में यह क्या है? जो को ऐसा लगा कि बच्ची घबराकर उससे कसकर चिपट गई। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी भाव भंगिमा ने बता दिया कि वो क्या कहना चाह रहा था। वो बोला, प्यार से बात करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही जा रहा हूं। वो धीरे धीरे ऊपर की मंजिल में बने एक छोटे से कमरे में गया और उसने प्यार से मैगी को बिस्तर पर लिटा दिया। उसने दरवाजा बंद किया और नीचे उतर आया। अब वो चुपचाप अपनी गुस्सैल पत्नी के ठीक सामने खड़ा हुआ था। जो की पत्नी ने कहा, तुम उस बीमार और कमजोर बच्ची को ले आए हो? उसकी पत्नी के चेहरे पर गुस्से और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। जो ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि कभी कभी औरतों का दिल पत्थर की तरह हो जाता है। आमतौर पर जो जब देखता था कि उसकी पत्नी गुस्सा है तो वो उसके सामने से हट जाता था। उसकी कोशिश होती थी कि जब उसकी पत्नी चिल्ला रही हो तो वो एकदम शांत होकर सुनता रहे। लेकिन आज उसकी पत्नी को कुछ आश्चर्य हुआ। जो उसकी आंखों से आंखें मिला रहा था और उसकी आवाज और आंखों में एक अपरिचित सी दृढ़ता थी।
मिसेस थॉम्सन ने कहा, जी नहीं, औरतों का दिल आदमियों से कहीं ज्यादा मुलायम होता है। जो ने भांप लिया कि उसकी आवाज की दृढ़ता और गंभीरता से उसकी पत्नी आज प्रभावित हो गई थी। जो ने कुछ गुस्से से अपनी पत्नी से कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, असलियत बदलती नहीं है। बच्चों की मां के अंतिम संस्कार के समय तुमने देखा नहीं, वहां पर जितनी भी औरतें थीं उनमें से किसी ने भी बीमार बच्ची की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही बच्चों की मां को कब्रिस्तान की तरफ ले गए, सब लोग बीमार बच्ची को छोड़कर चले गए। अभी सूरज भी नहीं निकला था और वो बेचारी अकेली हो गई थी। जो की पत्नी ने पूछा, जॉन और केट कहाँ थे? जो ने जवाब दिया, किसान जोन्स ने तो जॉन को अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। केटी को मिसेस एलिस अपने घर ले गई। इस बेचारी बीमार बच्ची को कोई देख भी नहीं रहा था। सब लोग यही रट लगाए हुए थे, इसे अनाथालय भेज दो। जो की पत्नी ने कहा, तो तुमने इसे अनाथालय क्यों नहीं जाने दिया? इसे अपने साथ लेकर यहां क्यों आ गए? जो ने अपनी आवाज में कोमलता लाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये अनाथालय तक पैदल चलकर जा पाती? उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। मेरी बाहों में इतनी ताकत थी कि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं। जो की पत्नी ने कहा, तो तुमने फिर उसे अनाथालय क्यों नहीं पहुंचाया? तुम रुक क्यों गए? जो ने जवाब में कहा, मैं उन बेवकूफों में नहीं हूं जो गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं। सबसे पहले अनाथालय के अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, उनकी स्वीकृति तो लेनी ही पड़ेगी। अब इस बात के खिलाफ कोई तर्क नहीं दिया जा सकता था। उसकी पत्नी ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तो तुम इन अधिकारियों से कब मिलोगे? उसकी आवाज में अधीरता स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जो कि ये कहने पर कि वो कल ही इन अधिकारियों से मिलेगा, उसकी पत्नी ने पूछा, कल तक का इंतजार क्यों? तुम अभी जाओ और अनाथालय के अधिकारियों से मिलो। आज शाम तक हर हालत में इस लड़की को हमारे घर से निकालो। जो ने अपनी आवाज में गंभीरता, दया और कोमलता भरते हुए पत्नी से कहा, जैन, मैं कभी कभी बाइबल पढ़ता हूं। प्रभु ने अपने उन भक्तों को डांटा था जो जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते। प्रभु ने उन पीड़ितों को अपने हाथों से उठाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी इन लोगों को पीने के लिए एक प्याला ठंडा पानी देगा, उसे ईश्वर याद रखेगा, उसे इसका इनाम मिलेगा। अब तुम ही बताओ, इस बच्चे को एक रात के लिए अगर हम अपने घर में रख लेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? कुछ तो दया दिखाओ। कम से कम एक रात के लिए इस बच्ची को आराम से रहने दो। जो जैसे मजबूत और रूखे आदमी का गला भर आया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसकी आंखों में आ गए आंसू उसकी पत्नी को न दिख पाए। मिसेस थॉम्सन के दिल में भी एक कोमल भावना हौले से उतर गई। जो ने अपनी पत्नी से कहा, जेन, प्लीज उस लड़की की तरफ प्यार से देखना, उससे गुस्से से बात मत करना, उसकी मां का ध्यान करो, उसके दर्द, अकेलेपन और दुख को देखो, उसके भविष्य के बारे में सोचो। जो के हृदय की कोमलता आज उसकी जुबान में भी आ गई थी। मिसेस थॉम्सन ने कोई जवाब नहीं दिया और उस छोटे से कमरे की ओर मुड़ गईं जहां छोटी बच्ची मैगी लेटी हुई थी। दरवाजा खोलकर वो चुपचाप कमरे में दाखिल हुई। जो जानबूझकर अपनी पत्नी के पीछे नहीं गया। वो देख रहा था कि उसकी पत्नी में कुछ तो बदलाव हुआ था। उसने सोचा इस समय यही सबसे अच्छा होगा कि वो अपनी पत्नी को छोटी बच्ची के साथ अकेला छोड़ दे। वो घर का दरवाजा बंद करके अपनी दुकान में चला गया। शाम ढले तक वो दुकान में काम करता रहा। शाम को जब वो वापस लौटा तो उसे दूर से ही छोटे कमरे की खिड़की से रोशनी आती दिखाई दी। इसी कमरे में तो बीमार मैगी को वो छोड़ गया था। यह अच्छा संकेत था। वो धीरे धीरे से खिड़की के पास पहुंच गया। वो अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं सका। उसने देखा कि मैगी का तकिया थोड़ा ऊंचा कर दिया गया था और वो उस पर पीठ टिकाए हुए बैठी थी। उसकी पत्नी भी बिस्तर पर बैठी हुई थी और मैगी से बात कर रही थी। क्योंकि पत्नी की पीठ खिड़की की तरफ थी, इसलिए जो उसके चेहरे के भावों को नहीं देख सका। उसने मैगी के चेहरे को देखकर ही उनकी बातों को समझने की कोशिश की।
उसने देखा कि मैगी की आंखें उसकी पत्नी के चेहरे पर जमी हुई थीं। बीच बीच में वो जवाब में एक दो शब्द बोल देती थी। उसके चेहरे पर दुख और कोमलता तो दिख रही थी, लेकिन कोई कड़वाहट या पीड़ा उसे नहीं दिखाई दी। उसे राहत की एक लंबी सांस छोड़ी और उसे महसूस हुआ कि उसके दिल पर रखा एक भारी बोझ उतर गया था। घर में प्रवेश करने के बाद जो सीधे छोटे कमरे में नहीं गया। उसके कदमों की आहट सुनकर उसकी पत्नी जल्दी से रसोई घर में पहुंच गई। जो ने सोचा कि इस समय मैगी के बारे में चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। उसने पूछा, खाना कब तक तैयार हो जाएगा? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, बस होने ही वाला है। जो को अपनी पत्नी की आवाज में इस समय कोई रूखापन या उदासीनता नहीं महसूस हुई। हाथ मुंह धोकर जो उस छोटे से कमरे में पहुंचा जहां मैगी लेटी हुई थी। सफेद बिस्तर में लेटी मासूम सी लड़की की बड़ी बड़ी आंखें उसे आभार, प्यार और आशा के साथ देख रही थीं। जो का दिल भर आया। उसके दिल की धड़कनें नन्ही मैगी को देखकर बढ़ गईं। जो बिस्तर पर बैठ गया और उसने पहली बार लैंप की रोशनी में ध्यान से मैगी को देखा। वो प्यारी सी आकर्षक बच्ची थी जिसके चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कुराहट थी। अपनी तमाम परेशानियों और दुख दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर बचपन का भोलापन और पवित्रता दिखाई दे रही थी। उसने मैगी का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, तुम्हारा नाम मैगी है ना? बच्ची ने जवाब दिया, जी हां। उसकी आवाज में हल्के से संगीत का आभास हो रहा था। जो ने पूछा, क्या तुम बहुत लंबे समय से बीमार हो? जी हां। जो को फिर संगीत जैसा कुछ सुनाई दिया। उसने पूछा, क्या कभी डॉक्टर ने तुम्हें देखा है? लड़की बोली, हां, डॉक्टर साहब आते तो थे, मगर हाल में तो नहीं देखा ना। जो ने कहा। लड़की ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? लड़की बोली, हां, कभी कभी होता तो है, लेकिन इस समय नहीं हो रहा। जो ने पूछा, तुमने कब दर्द महसूस किया था? मैगी ने जवाब में कहा, आज सुबह दर्द हो रहा था। जब आप मुझे उठाकर लाए तब पीठ में दर्द हुआ था। जो ने इस पर कहा, इसका मतलब जब तुम्हें उठाते हैं या इधर उधर खिसकाते हैं तब तुम्हें दर्द होता है। मैगी बोली, जी हां, लेकिन आज सुबह से दर्द नहीं हुआ। ये बिस्तर बहुत मुलायम है। इस पर मुस्कुराते हुए जो बोला, इसका मतलब मुलायम बिस्तर में दर्द नहीं होता। लड़की सकुचाते हुए शर्माते हुए बोली, जी हां, बहुत अच्छा लगता है। उसकी आवाज में संतुष्टि और कृतज्ञता झलक रही थी। कुछ ही देर में जो की पत्नी छोटे कमरे में पहुंची और उसने बताया कि खाना तैयार है। जो ने अपनी पत्नी को देखा और फिर छोटी सी मैगी को। उसकी मंशा समझकर पत्नी बोली, पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मैं मैगी के लिए खाना लेकर आऊंगी। पत्नी की आवाज में उपेक्षा का भाव था, लेकिन उसका पति जानता था कि पत्नी की आवाज की उदासीनता और ठंडापन बनावटी है। वो अपनी पत्नी को खिड़की से देख चुका था। खाने की मेज पर दोनों बैठ गए। दोनों के दिमाग में इस समय जो बात सबसे ऊपर थी उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो ने भी बच्ची के संबंध में बात शुरू नहीं की। पत्नी भी चुपचाप बैठी थी। अचानक जो की पत्नी ने कहा, तुमने छोटी बच्ची के बारे में क्या सोचा है? जो ने ऐसे जवाब दिया जैसे सवाल सुनकर उसे आश्चर्य हुआ हो। मुझे तो ऐसा लगा था तुम चाहती हो कि इसे अनाथालय भेज दिया जाए। मिसेस थॉमसन ने अजीब सी नजरों से एक क्षण के लिए अपने पति को देखा और फिर अपनी आंखें झुका ली। खाने के दौरान फिर उन्होंने इस विषय में कोई बात नहीं की। खाने के बाद जो की पत्नी ने ब्रेड के एक टुकड़े पर मलाई और मक्खन लगाया और चाय लेकर मैगी के कमरे की तरफ चली गई। उसने मैगी के पास एक स्टूल लगाकर ये सब खाने की चीजें रख दी। छोटी बच्ची ने मुस्कुराकर उसे देखा और खुशी खुशी खाना शुरू किया। बच्ची को मजे से खाता देखकर मिसेस थॉमसन ने पूछा, कैसा बना है? मैगी ने चाय का कप हाथ में लेकर
ऐसी निगाहों से मिसेस थॉम्सन को देखा जिसमें आभार, प्रसन्नता और प्यार था। बूढ़ी महिला के दिल का वो कोना जो दशकों से सूख गया था, उसमें ममता, वात्सल्य और स्नेह की धारा बहने लगी। सुबह नाश्ते के समय जो थॉम्सन ने अपनी पत्नी से कहा कि वो कुछ ही देर में अनाथालय के अधिकारियों से मिलने जाएगा। पति से नजरें बचाती हुई जो की पत्नी ने कहा, अभी वो बहुत कमजोर और असहाय है, 1-2 दिन बाद हम उसे भेज देंगे। जो ने पत्नी से कहा, तुम्हारे लिए काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, देख लो। पत्नी बोली, 1-2 दिन की ही तो बात है, हो जाएगा। उस दिन जो थॉम्सन अनाथालय के अधिकारियों के पास नहीं गया। वो उसके अगले दिन भी नहीं गया और उसके बाद भी नहीं गया। वास्तव में वो मैगी के मामले में फिर कभी अधिकारियों के पास गया ही नहीं। 1 हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि श्रीमती थॉम्सन के दिमाग से यह विचार पूरी तरह निकल गया कि मैगी को अनाथालय भेजा जाना था। असहाय और बीमार छोटी सी बच्ची के घर में आने से खुशी, प्रेम, प्रकाश और उल्लास का जो सोता फूटा, उसमें जो थॉम्सन और उसकी पत्नी सराबोर हो गए। बहुत लंबे समय से उनका घर अंधेरा और ठंडा था। जो की पत्नी के पास किसी को प्यार करने का या किसी की देखभाल करने का कोई अवसर ही नहीं था। इसी कारण से वह गुस्सैल, चिड़चिड़ी और अपने तक सीमित होकर रह गई थी। एक छोटी सी असहाय और बीमार लड़की की आंखों के विश्वास, आशा और प्रसन्नता ने मिसेस थॉम्सन की आत्मा पर चढ़ गई कटुता पर शहद का लेप सा कर दिया। अपनी बाहों में छोटी बच्ची उसे अब बोझ नहीं, एक कीमती खजाना लग रही थी। जहां तक थॉम्सन की बात है, आसपास के किसी भी पुरुष को जीवन की वो खुशी और संतुष्टि हासिल नहीं हो रही थी जिसे वो महसूस कर रहा था। इस घर में बीमार, असहाय और दुखी बच्चे के रूप में छिपा एक छोटा सा प्यारा फरिश्ता आ गया था। इस फरिश्ते ने उनके पूरे घर को प्रेम की रोशनी से जगमगा दिया था। खुशियों का फरिश्ता। अभी आपने टी.एस. आर्थर की अंग्रेजी कहानी एन एंजल इन डिस्गाइज की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।